स्वागत है आप सभी का नए एक वीडियो लेक्चर में। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के 100 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये अच्छे से कर लेने हैं। और साथ में रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं, आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं। इसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF फाइल्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, डेली एग्जाम आपको करवाया जाएगा और साथ में क्वेश्चन पेपर्स की PDF दी जाएंगी जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आप जुड़ के उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के ये क्वेश्चंस हैं। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, हाउ टू ट्रीट कोरस्पोंडेंस ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज सर्विंग आउटसाइड इंडिया। भारत के बाहर काम करने वाले भारतीय जो सेनाओं के कर्मचारी होते हैं, उनके पत्राचार को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, यानी कि उनको क्या माना जाता है। उनको इनलैंड आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है, उनको अंतर्देशीय लेटर्स की तरह माना जाता है, लेखों की तरह माना जाता है। उसी के हिसाब से उनके ऊपर चार्जेस लिए जाते हैं, उसी के हिसाब से उनको आगे ट्रांसमिट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने देखना है ये जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, ईच पोस्टल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू। प्रत्येक पोस्टल सर्कल को कैसे आगे डिवाइड किया होता है। पोस्टल रीजन्स में सबसे पहले हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें उसको 23 डार्क सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। अब उन सर्कल्स के बाद आपके पोस्टल रीजन्स में उनको आगे डिवाइड किया गया है और उन पोस्टल रीजन्स को आगे डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। और इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि आपके जो पोस्टल सर्कल होते हैं उनका हेड कौन होता है। तो किसी भी पोस्टल सर्कल का जो हेड होता है वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है, CPM जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। और उसके बाद आपके जो रीजन्स आते हैं, ठीक है, उनका जो हेड होता है वो PMG होता है। ठीक है, आपने C हटा देना है आगे से तो आपका रीजन का हेड आ जाएगा। और आगे यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रत्येक पोस्टल रीजन को फर्दर किस में डिवाइड किया होता है, डिविजन्स में डिवाइड किया होता है, मंडल जिसे कहा जाता है। और जितने भी डिवीज़न होते हैं आगे उनको सब डिविजन्स में डिवाइड किया होता है। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ गई, आपके डिवीज़न का हेड कौन हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट। और दूसरा सब डिवीज़न का कौन होता है, ASP होता है या इंस्पेक्टर पोस्ट होता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये आ गया इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, A remotely managed franking machine can be issued to a vendor through a valid license issued by। अब जो रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन होती है RMFM जिसकी आपकी शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके लिए आपका जो लाइसेंस होता है विक्रेता को, वेंडर को, वो किसके द्वारा दिया जाता है, किसके द्वारा इशू किया जाता है, हेड ऑफ डिवीज़न के द्वारा। हेड ऑफ डिवीज़न हमने अभी किया, कौन होता है, सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट होता है। तो ये ध्यान रखना, फ्रैंकिंग मशीन के लिए आपका जो लाइसेंस इशू किया जाता है, हेड ऑफ डिवीज़न भी आपको दिया गया हो सकता है, सुपरिटेंडेंट भी दिया गया हो सकता है, दोनों ये एक ही चीज़ें। अब यहाँ पे हमारे पास रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन के बारे में है, एन एडवर्टाइजमेंट में अपेयर अलोंग साइड द डेट स्टैम्प इम्प्रेशन। अब यहाँ पे आपको क्या हो जाता है, अगर आप रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन का यूज़ करते हैं, आपके पास लाइसेंस है, तो इसमें आपको विज्ञापन देने की सुविधा भी मिल जाती है। और आप ये विज्ञापन कहाँ पे दे सकते हैं, जो आप स्टैम्प इम्प्रेशन लगाते हैं उसके ऊपर स्टैम्प इम्प्रेशन जो भी लगेगी उसके साथ में आपको यहाँ पे विज्ञापन देने की सुविधा मिल जाती है। और फ्रैंक्ड इम्प्रेशन मस्ट बी एट टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल। जो भी आप फ्रैंक इम्प्रेशन लगाएंगे वो कहाँ पे होना चाहिए, राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द आर्टिकल। जो आर्टिकल रहेगा आपका लेख जो होगा, मान लीजिए ये आपका लेख है, तो राइट हैंड ये वाली जगह पे होना चाहिए। और इस जगह पे और क्या चिपकाई जाती हैं, आपकी जो आपकी पोस्टेज स्टैंप्स होती हैं, डाक टिकट। अब चाहे आप फ्रैंकिंग मशीन के इम्प्रेशन का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप पोस्टेज स्टैंप्स का यूज़ कर रहे हैं, दोनों का यूज़ क्यों किया जाएगा, जो भी पोस्टेज चार्जेस हैं उनको देने के लिए, डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए, तो दोनों को कहाँ पे चिपकाना चाहिए, राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ आर्टिकल। जिस साइड आपने पता लिखा हुआ है एड्रेस साइड में, आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर इन्हें चिपकाना है। चलिए अगला है आपके पास, रजिस्टर्ड लेटर विल बी डिलीवर्ड टू।
कोई भी आपका पंजीकृत लेख है उसका वितरण किसे किया जाना चाहिए, हमेशा उसका वितरण आपको एड्रेसी को ही करना चाहिए, यानी कि उस आर्टिकल का, उस लेख का जो भी प्राप्त करता होगा सिर्फ उसी को वो आर्टिकल वितरित करना चाहिए। रजिस्टर्ड पार्सल एड्रेस्ड टू अ बीओ शैल नॉट एक्सीड, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आसान क्वेश्चन दिख जाए उसकी ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लेनी है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, रजिस्टर्ड बोला गया है, अनरजिस्टर्ड बोला गया है। अगर तो रजिस्टर्ड बोला गया है तो आपकी लिमिट्स अलग होंगी, अनरजिस्टर्ड के लिए इसमें लिमिट्स अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्सल की बात की गई है। तो कोई भी ऐसा पार्सल जो एड्रेस्ड टू अ बीओ यानी कि किसी भी ब्रांच ऑफिस को संबोधित किया जा रहा है, ब्रांच ऑफिस से उसका वितरण होने वाला है, तो उसका वजन जो है कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, वो रजिस्टर्ड आप करवा के भेज रहे हैं। अनरजिस्टर्ड आप भेजते तो सभी के लिए लिमिट सेम रहती, तब कितनी हो जाती है आपकी 4 किलोग्राम। चाहे आप बीओ से, एसओ से, चाहे एचओ से उसको भेज रहे हैं, तब भी उसका जो लिमिट रहती वो कितनी रहती, 4 किलोग्राम। लेकिन रजिस्टर्ड पार्सल के लिए ये लिमिट बढ़ जाती है, बीओ के लिए 10 किलोग्राम हो जाती है, एसओ और एचओ के लिए यही लिमिट आपकी 20 किलोग्राम हो जाती है। चलिए आगे हमारे पास मेल्स टू पर्सनल ऑफ डिफेंस सर्विसेज सर्विंग इन दी आर्मी एंड एयरफोर्स हैव टू बी एड्रेस्ड टू, सेना और वायुसेना में काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं उनके जो भी पत्र होंगे उन्हें किसको संबोधित करना चाहिए, कौन से पते पर उनको भेजा जाता है, केयर ऑफ 56 एपीओ या फिर केयर ऑफ 99 एपीओ के पते पर इनको भेजा जाना चाहिए। एपीओ की फुल फॉर्म होती है आर्मी पोस्ट ऑफिस, और दूसरी यहाँ पे इनको 1 सीबीपीओ भी कहा जाता है और इसको 2 सीबीपीओ भी कहा जाता है, सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस। तो ये इंपॉर्टेंट है इससे संबंधित। चलिए आगे हमारे पास फॉर लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट इज। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए, आप डाक में जो भी डाक शुल्क आप बनते हैं उनका पूर्व में नकद भुगतान किए बिना आप उनको भेजना चाहते हैं, इसके लिए आपको लाइसेंस इशू किया जाता है हेड ऑफ सर्कल के द्वारा। अब उसमें आपको पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है, क्योंकि अगर बाद में पोस्ट करने के बाद कोई उसमें अपने जो भी चार्जेस बनते हैं वो ना दे तो जो रिकवरी है वो कहाँ से की जाएगी। तो इसके लिए सेंडर को पहले उसमें एक डिपॉजिट करना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसे कहते हैं। अगर उसको कौन सी सुविधा चाहिए, प्री पेमेंट, विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, ठीक है, इसके बिना वो आपका पोस्ट कर रहा है किसी भी ले को, उसके लिए लाइसेंस उसको चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट वो करेगा, और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा ये कितने के बराबर होगा, अमाउंट इक्विवेलेंट टू टोटल ऑफ 1 मंथ पोस्टेज। तो वो देखेंगे कि एक महीने में कितने पोस्टेज चार्जेस बनते हैं, उसी एवरेज के हिसाब से ये जो सिक्योरिटी अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से जमा किया जाएगा। चलिए अगला है आपके पास मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ अ पार्सल इज, किसी भी पार्सल की जो साइज लिमिट है वो कितनी हो सकती है। लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेंथ और गिर्थ यानी कि लंबाई और परिधि की बात करें 1.80 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1.80 ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास बीपी आर्टिकल कैन बी बुक्ड अप टू। तो ये क्वेश्चंस आपके एक तरह से रिवीजन कर देंगे, ठीक है, आपके जितने भी आपने टॉपिक कर लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, वो तरोताज़ा हो जाएंगे आपके दिमाग में कि आपने ये पढ़े हुए हैं। तो वीपी आर्टिकल जो है आप किस सीमा तक बुक कर सकते हैं, 5,000 रुपये तक किया जा सकता है, 5,000 रुपीज़ तक किया जा सकता है। इसके साथ क्या होता है आपका वीपीएमओ, वीपीएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि वीपी आर्टिकल के लिए क्या होता है, जब भी वीपी आर्टिकल भेजा जाता है तो एड्रेसी जो है उसके लिए भुगतान करता है, तो जो एड्रेसी उस चीज़ के लिए भुगतान करेगा वो किसको भेजा जाएगा, वो सेंडर को भेजा जाएगा। और कैसे भेजा जाता है, मनी ऑर्डर के थ्रू वो रिमिट किया जाता है। मैक्सिमम वेट ऑफ बुक पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट, ये क्या चीज़ है। अब जब भी हम पैकेट के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, पैकेट की जो आपकी नॉर्मल लिमिट है वो क्या है, 5 किलोग्राम है। लेकिन 2 तरह के पैकेट आपके ऐसे आते हैं जिनकी वेट लिमिट अलग है। सबसे पहले पैटर्न एंड सैंपल पैकेट आता है जिसकी वेट लिमिट आपकी 2 किलोग्राम है, मैक्सिमम आप 2 kg तक भेज सकते हैं इसको। और दूसरा आता है आपके पास ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, जिसके लिए जो लिमिट रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी 7 kg, क्योंकि ये भी क्या है ब्लाइंड लिटरेचर, इसके साथ क्या लगा हुआ है, पैकेट लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके पास ईएमएस मींस, ईएमएस की क्या फुल फॉर्म है। ईएमएस क्या होती है आपकी, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है एक्सप्रेस मेल सर्विस, और इसकी वेट लिमिट क्या है, 35 kg। इनलैंड में क्या है, इनलैंड में भी 35 kg है, दोनों के लिए वेट लिमिट सेम है।
इफ एन आर्टिकल इज रिफ्यूज्ड इट विल बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस फॉर, यदि किसी लेख को लेने से मना कर दिया जाता है, प्राप्तकर्ता से पूछा कि उसने लेख लेना है लेकिन वो मना कर देता है उसको लेने से, तो क्या किया जाएगा, रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली, उसको सेंडर को प्रेषक को वापस भेज दिया जाएगा, उसको डिपॉजिट में नहीं रखा जाएगा। डिपॉजिट में कब रखा जाएगा, जब उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन देता है या दूसरी क्या चीज़ करता है वो, दूसरा वो घर पर नहीं मिलता है या फिर कहीं बाहर गया हुआ है, इस ऐसी स्थिति में उस आर्टिकल को रोक के रखा जाता है। नहीं तो उसको रिफ्यूज़ कर दिया है, रिफ्यूज्ड मतलब प्राप्तकर्ता ने लेने से इनकार कर दिया, तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल कंपनसेशन इज, अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल के लिए लेख के लिए कंपनसेशन मुआवजा। अब मुआवजा कब मिलता है, जब भी कोई नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाती है, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। तो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल की स्थिति में क्या कंपनसेशन आपको मिलता है, 30 SDR, 30 SDR आपको मिलते हैं। SDR की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है स्पेशल ड्राइंग राइट। अगला है आपके पास इंटरनेशनल रजिस्टर्ड पार्सल कंपनसेशन इज, तो अगर तो आर्टिकल था आपका नॉर्मल जैसे लेटर वगैरह थे तब तो 30 SDR मिलेंगे, लेकिन अगर आपका पार्सल था तो ये कंपनसेशन की जो लिमिट है ये बढ़ जाती है, ये हो जाती है आपकी 40 SDR या फिर 4.50 SDR पर केजी के हिसाब से आपको मिलेगा। अगला है आपके पास NBMS मीन्स, NBMS क्या चीज़ होती है, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल बिल मेल सर्विस, और नेशनल बिल मेल सर्विस के तहत अगर आपको आर्टिकल्स को पोस्ट करना है तो यहीं पे दिया हुआ है नीचे, यहाँ पे किसका दिया हुआ है आपके पास, नेशनल बिल मेल सर्विस में मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स टू बी पोस्टेड एट अ टाइम अंडर NBMS, नेशनल बिल मेल सर्विस के तहत आर्टिकल्स को पोस्ट करने के लिए उनकी न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। NBMS के लिए कितनी होनी चाहिए, 10,000 होनी चाहिए। और अगर आपके बिल मेल सर्विस आर्टिकल्स होते तब 5,000 होनी थी, डायरेक्ट पोस्ट होते तब 1,000 होनी थी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है अंडर बिल मेल सर्विस में अगर आप भेजना चाहते हैं लेखों की न्यूनतम संख्या 5,000 होनी चाहिए, और डायरेक्ट पोस्ट के तहत आप भेज रहे हैं तब 1,000 मिनिमम होनी चाहिए। अगला है आपके पास व्हेन डज अ मनी ऑर्डर बिकम्स वॉइड, कोई भी मनी ऑर्डर शून्य कब हो जाता है, वॉइड कब हो जाता है, एट द एंड ऑफ मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू। अब यहाँ पे कब से बोला गया है, एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू, यानी कि जिस महीने में इसको इशू किया गया है उस महीने के अगले महीने के लास्ट में। क्या मतलब हो गया, मान लीजिए इसको मार्च महीने में इशू किया गया, 15 मार्च को इशू किया गया, अब 15 मार्च के बाद क्या आता है, मार्च के बाद आता है आपका अप्रैल, अप्रैल मंथ के लास्ट में जाके ये क्या हो जाएगा, आपका वॉइड हो जाएगा। अगला है आपके पास हु इज चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड। पोस्टल सर्विस बोर्ड क्या होता है, डाक सेवा बोर्ड, जो आपके डाक विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय है। इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है, सेक्रेटरी पोस्ट, ठीक है, जो सचिव होता है वो होता है। अगला है आपके पास रेलवे मेल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, रेलवे मेल सर्विस की शुरुआत कब हुई, कब इसको पेश किया गया, 1854 में किया गया। स्पीड पोस्ट सर्विस जो है इसकी शुरुआत 1986 में की गई। बिजनेस पोस्ट सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, बिजनेस पोस्ट सर्विस की शुरुआत कब की गई, 1996 में की गई। पेपर पोस्टेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, भारत में नहीं है, पेपर पोस्टेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर, किस वर्ष पेपर पोस्टेज यानी कि जो डाक टिकट होते हैं आपके वो कब इशू किए गए थे, कब इनको इंट्रोड्यूस किया गया, 1852 में किया गया। पिन कोड सिस्टम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। अब कईयों की किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि उनको 3 से 4 पूछ ली जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कर लेनी है, यही रिपीट होंगी और पूछ ली जाती हैं ये बार बार, तो अच्छे से कर लेना। पिन कोड, पिन कोड क्या होता है आपका, पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसके लिए जो शुरुआत है इसकी कब की गई, 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1972 में की गई। आगे आपके पास डिपार्टमेंट एज हाउ मैनी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स, डाक विभाग के टोटल कितने पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 6 नाम इनके मैंने बताए हुए हैं जब आपका लेक्चर किया था हमने पहला, इनके नाम भी कर लेना, कई बार उनका भी पूछ लिया जाता है। अगला है आपके पास पोस्ट ऑफिस आइडेंटिटी कार्ड्स आर इशूड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पोस्ट ऑफिस पहचान पत्र जो होते हैं, डाकघर पहचान पत्र होते हैं, उनको हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा, प्रधान डाकघर के द्वारा इशू किया जाता है। ये आ गया। दूसरा यहाँ पे आता है कि आप अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एसओ के जरिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसओ इनको इशू नहीं करता है। एसओ इनके लिए जो भी आपने एप्लीकेशन दिया है या जो भी फॉर्मेलिटीज़ की हैं वो आगे एचओ को फॉरवर्ड करता है। इंक्वायरीज करने के बाद एचओ वहाँ से इशू करके भेजता है। आपने ध्यान रखना सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा इशू किए जाएंगे।
आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन आर नॉर्मली डेल्ट एज। अगर कोई भी आपका लेख किसी भी मृतक व्यक्ति को संबोधित किया है, कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, क्या माना जाएगा? अनक्लेम्ड माना जाएगा, उसको लावारिस आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा। लावारिस आर्टिकल के लिए एक हमारे पास 4-5 लाइनों का एक पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है अगर आपका कोई भी अनक्लेम्ड आर्टिकल है, क्या उसका वितरण किसी को किया जाएगा? उसके नज़दीकी रिश्तेदारों को किया जा सकता है, लेकिन कंडीशंस होनी चाहिए, वो फुलफिल करता है। पोस्ट मास्टर के अपने डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसका वितरण रहता है, वो कैसे उसको वितरित करेगा, ये सारी कंडीशंस पढ़ लेना, पूछी जाती हैं, बार बार आई हुई हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके पास, परमिशन फॉर बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज इशूड बाई। आपके बिजनेस रिप्लाई से के लिए, व्यावसायिक उत्तर सेवा के लिए जो परमिशन है वो किसके द्वारा दी जाती है? हेड ऑफ डिवीज़न यानी कि सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट के द्वारा दी जाएगी। अधीक्षक या आपका वरिष्ठ अधीक्षक जो होता है उसके द्वारा दी जाती है। अगला है आपके पास, रजिस्टर्ड लेटर इज डिलीवर टू। ये हमने कर लिया। आपका जो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल होता है वो सिर्फ किसे देना है? एड्रेसी को देना है, प्राप्तकर्ता को देना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मैक्सिमम वेट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड इज। अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? 5 ग्राम हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है आपके पास, मैक्सिमम लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ आर्टिकल्स टू बी इंश्योर्ड एट बीओईज। अब क्वेश्चन इससे संबंधित जो आता है वो क्या आता है मोस्टली, कि या कौन कौन से डाकघरों में किसी भी लेख का बीमा किया जा सकता है? ध्यान रखना, हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस तीनों में किया जा सकता है। हेड ऑफिस और सब ऑफिस की लिमिट अलग है, ब्रांच ऑफिस में भी किया जा सकता है। कई बार आता है इंटरनेशनल आर्टिकल के लिए आपको इंश्योरेंस करनी है, क्या आप बीओ में कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन लिमिट क्या है? आपकी लिमिट है 600 रुपीज़, यानी कि 600 रुपये तक ही आप कर सकते हैं। है आपके पास, लेटर पोस्टेड इन सफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद। कोई भी पत्र जो आधे अधूरे भुगतान के साथ पोस्ट किया गया हो, वितरण के समय उसके ऊपर कितने चार्जेस लिए जाएंगे, क्या शुल्क लगेगा? डबल दी डेफिशिएंसी। मान लीजिए कोई भी लेटर था, उसके ऊपर 20 रुपये चार्जेस लगने थे, मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर 5 रुपये लगा के भेज दिए, मेरा काम सर गया। लेकिन अभी पोस्ट ऑफिस को तो ये सारे चार्जेस चाहिए, लेकिन अभी क्या होगा, अभी उसको भेज दिया है, अब एड्रेसी से जो पोस्ट ऑफिस चार्जेस लेगा वो कितने लेगा? डबल दी डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी क्या है? 20 रुपये लगने थे, 5 मैंने दे दिए, 15 रुपये की डेफिशिएंसी बच गई। अब कितने लगेंगे? इसका 2 गुना लगेगा। 2 गुना कितना हो जाएगा? 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये एड्रेसी को देने पड़ेंगे। पहले 20 में सर जाना था, 5 रुपये आपने दिए भी, तब भी आपको कितने देने पड़ेंगे? 30 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आपका होता, आधिकारिक डाक लेख आपका होता, तब कैसे उसका वितरण किया जाता है? तब आपकी सिंगल डेफिशिएंसी ली जाती। तब अगर 20 रुपये लगने थे, 5 रुपये दे दिए, तब जो 15 रुपये है यही 15 रुपये लिए जाने थे। लेकिन वो क्या होना चाहिए? ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होना चाहिए। तो ये दोनों ही आपने ध्यान रखने हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला है आपके पास, मेल मोटर सर्विस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। मेल मोटर सर्विस MS करके इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। कब ये एग्जिस्टेंस में आई, कब अस्तित्व में आई? 1944 में आई। अगला है आपके पास, हाउ टू डील विद द कस्टमर appearing in post office for refund the value of unused items of postage stamps। डाक टिकट की अनयूज्ड आइटम्स हैं। अनयूज्ड मतलब जिनका प्रयोग नहीं किया है। कोई गया पोस्ट ऑफिस में, डाक टिकट उसने खरीदे लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया, वो पोस्ट ऑफिस में वापस आया है, वो चाहता है उनके लिए उनको रिफंड दिया जाए, यानी कि वो पोस्टेज डोफी स्टैंप्स हैं, वो पोस्ट ऑफिस को दे के रिफंड उनके लिए लेना चाहता है। क्या ये ऐसा अलो है? बिल्कुल ऐसा अलोड नहीं है। नॉर्मली नॉट रिफंडेड, ठीक है, आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। ये अलो नहीं है कि कोई भी आपके एक बार जो भी स्टेशनरी होती है, पोस्टल या पोस्टेज स्टैंप्स वगैरह होती हैं, एक बार किसी ने खरीद ली, उनको रिफंड नहीं मिलेगा, यानी कि उनको वापस पोस्ट ऑफिस नहीं रिसीव करेगा, ना ही उनके लिए रिफंड इशू करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ अ पोस्टल आर्टिकल हैज वंस बीन टेंडर्ड टू एड्रेसी बाय पोस्ट ऑफिस। यदि एक बार कोई भी लेख, कोई भी आर्टिकल आप एड्रेसी को प्राप्तकर्ताओं को प्रस्तुत कर दिया गया हो पोस्ट ऑफिस के द्वारा, इट विल नॉट बी रिडायरेक्टेड टू हिज एड्रेस एल्सवेयर। तो इसे उसके पते पर, उसके किसके, यानी कि एड्रेसी के प्राप्तकर्ता के पते पर कहीं और उसको रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, पुनः प्रेषित नहीं किया जाएगा। अब ये क्या चीज़ है? अब यहाँ पे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में कोई आपका डाकिया है, वो जाता है अपनी एड्रेसी को, जो आर्टिकल है वो प्रस्तुत कर देता है, यानी कि उसका एड्रेसी जो है उसी की बीट में रह रहा है, तो क्यों उस आर्टिकल को कहीं और के लिए
लिए पुनः प्रेषित किया जाएगा। तो इसका मतलब पोस्ट ऑफिस ने एक बार आर्टिकल को एड्रेसी को प्रस्तुत कर दिया तो उसको एड्रेसी के प्राप्तकर्ता के किसी और पते पर उसको पुनः प्रेषित नहीं किया जाएगा। वहीं से वितरण लेना है तो लेगा, नहीं तो सेंडर को वो वापिस चला जाएगा। अगला है आपके पास सजेशन एंड कंप्लेंट बुक इज़ अवेलेबल एट। सुझाव और शिकायत पुस्तिका कहाँ पर अवेलेबल होती है? ब्रांच ऑफिस में भी होती है, हेड ऑफिस में भी होती है, सब ऑफिस में भी होती है। इसका मतलब सभी डाकघर में ही उपलब्ध होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यहाँ पे भी होगी, बीओ में चेक कर लेना जाके, नहीं देखी है तो। अबाउट फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट, जो आपका फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट होता है, डाक जमा खाता जो होता है, डोमेस्टिक फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम अवेलेबल एट ऑल फ्लैटलिक ब्यूरो इन इंडिया। भारत में जितने भी फ्लैटली ब्यूरो हैं उन सभी में आप फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग फ्लैटली डिपॉजिट अकाउंट इज़ 200 रुपीज़, 200 रुपये मिनिमम है इसके लिए खुलवाना है। अगर आपको आइटम्स आर डिस्पैच्ड फ्री ऑन पोस्टल सर्विस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। अब ये क्या चीज़ है? तो जब भी आपकी अपना अकाउंट खुलवा लिया, जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई भी नया डाक टिकट वगैरह आता है, तो उसको जो भी जिसने अकाउंट खुलवाया उस अकाउंट होल्डर को क्या किया जाता है, वो नई आइटम जो भी होती है या जो भी उसको चाहिए होता है वो भेजा जाता है। और कैसे भेजा जाता है ये इंपॉर्टेंट है। पोस्टल सर्विस के थ्रू भेजा जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा, यानी कि उसके लिए कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। पोस्टल सर्विस में वो आर्टिकल क्या आएगा, फ्री, लेकिन उसको पंजीकृत करके भेजा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पोस्टल सर्विस के ऊपर उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाता है। चलिए अगला है आपके पास, नेम ऑफ पोस्ट टाउन ऑन बिजनेस रिप्लाई कार्ड इज एंटर्ड प्रिंटेड इन। बिजनेस रिप्लाई कार्ड के ऊपर जो पोस्ट टाउन आप लिखेंगे वो कैसे लिखा होना चाहिए? इंग्लिश में लिखा होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस कैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पोस्टल ऑर्डर शुड बी मेड। अगर आपका कोई भी पोस्टल ऑर्डर था उसके संबंधित कोई नुकसान आपका हुआ है, गुम हो गया है, उसके लिए कोई भी आपको क्या करना है, कोई भी आपको कंप्लेंट करनी है, इसके बारे में पूछताछ करनी है, इंक्वायरी करनी है, तो इसके लिए एप्लीकेशन कितने समय के भीतर देनी होगी? विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के भीतर आपको देनी होगी। लेकिन ये जो 12 महीने हैं कब से गिने जाएंगे? फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, जिस महीने में इसको गिना गया है, जिस महीने में इसको इशू किया गया है। मान लीजिए इसको कैसे जनवरी महीने में इशू किया गया है, इसको जनवरी की 1 तारीख को अगर इशू कर रहे हैं तो जनवरी महीने के लास्ट से यानी कि फरवरी मंथ से गिने जाएंगे 12 महीने। उन 12 महीनों तक आप उसके लिए इंक्वायरी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपका वो गुम हो गया है, नुकसान हो गया, कुछ भी हुआ है तो उसके लिए आप इंक्वायरी डाल सकते हैं। लेकिन कैसे? फ्रॉम दी लास्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ इशू, जिस मंथ में इसको इशू किया गया है उसके लास्ट दिन से 12 महीने के भीतर आपको ये एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रोहिबिशन ऑन सेल ऑफ स्टैम्प्स बिल नॉट अप्लाई टू। अब कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, डाकघर के बाहर पोस्टेज स्टैंप जो होती हैं उनको सेल कर रहा है, उनको बेच रहा है, तो ये क्या निषिद्ध है, ऐसा वो नहीं कर सकता है कोई भी इंडिविजुअल। लेकिन कुछ को अनुमति है। किन किन को अनुमति है? कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी सैनिटोरियम। सैनिटोरियम क्या होता है? जहाँ पे सेहतगाह आप कह सकते हैं, या जो भी स्वास्थ्य आश्रम वगैरह होते हैं उनकी बात होती है, सैनिटोरियम उन्हें कहा जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर रिक्रिएशन ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल, या फिर जो सेना होती है उनके विश्राम गृह जो होते हैं वो बेच सकते हैं। इंडिविजुअल सेलिंग स्टैंप्स आउटसाइड पोस्ट ऑफिस, कोई भी इंडिविजुअल जो पोस्ट ऑफिस के बाहर पोस्टेज स्टैंप्स को बेच रहे हैं उसे निषिद्ध माना जाएगा, प्रोहिबिट माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, पोस्ट ऑफिस विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, डाकघर के किस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, कौन कौन सी चीज़ों के लिए जिम्मेदारी नहीं होगी डाकघर की? सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, wrong payment of money order by incorrect or incomplete information given by remitter as name and address of payee। सबसे पहले कोई भी मनी ऑर्डर है उसका जो प्रेषक है यानी कि जिसने उस मनी ऑर्डर को भेजा है उसने उसका गलत पता दे दिया है, एड्रेसी का नाम और एड्रेस जो है एड्रेसी का। अब यहाँ पे पेई जो होता है मनी ऑर्डर में वो कौन होता है? प्राप्तकर्ता होता है मनी ऑर्डर का। अगर उसके नाम या एड्रेस में गलती है ऑब्वियसली उस मनी ऑर्डर का गलत भुगतान हो जाएगा। तो इस ऐसी स्थिति में पोस्ट ऑफिस की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी उस मनी ऑर्डर के लिए। अगर उसकी गलत या फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से रह जाता है, उसकी पेमेंट गलत हो जाती है, तो पोस्ट ऑफिस कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर बीइंग रिफ्यूज्ड or delayed by or on account of any accidental neglect, omission or mistaken by or
ऑन पार्ट ऑफ एन ऑफिसर ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब डाक घर के किसी अधिकारी की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है, तभी पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर उसकी वजह से उस जो मनी ऑर्डर के भुगतान में देरी हो रही है, ठीक है, नेगलेक्ट वो हुआ है, ऐसी स्थिति में भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी डाकघर की। फॉर रॉन्ग पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर द डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, मनी ऑर्डर जब आपने इशू किया था उसके 1 साल बीत जाने के बाद भी आपके पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी उस मनी ऑर्डर के लिए, यानी कि कुछ भी करना है 1 साल के भीतर आपको कर लेना है। चलिए अगला है आपके पास, इन एनी केस इन विच अ पोस्ट मास्टर हैज़ गुड रीजन to suspect that the contents of any postal article are likely to injure the mail or harm the person of anyone engaged in postal services, he is directed to detain the suspected article and किसी भी पोस्ट मास्टर के पास इस चीज़ का संदेह करने के लिए एक अच्छा कारण है कि जो आर्टिकल है, कोई भी लेख भेजा जा रहा है, उसमें कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसा सामान भेजा जा रहा है जो बाकी किसी जो भी डाक है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, या फिर डाक विभाग के कर्मचारियों को उससे कोई नुकसान पहुंच जाता है, तो ऐसा उसको निर्देश होता है उस आर्टिकल को क्या कर लेना है, सस्पेक्ट कर लेना है। सस्पेक्ट मतलब जिसके ऊपर उसको क्या है, संदेह है, उसको रोक लेना है, डिटेन कर लेना है, और उसके आगे क्या किया जाएगा, रेफर दी केस एट वंस फॉर दी ऑर्डर्स ऑफ दी हेड ऑफ सर्कल। उसके बाद हेड ऑफ सर्कल सीपीएमजी से आदेश प्राप्त करने के लिए उस केस को सीपीएमजी को रेफर कर देना है, यानी कि वो उसके बारे में निर्देश देगा, आदेश देगा कि क्या इसके साथ किया जाएगा। अगला है आपके पास, एनी पर्सन हु डिजायर्स टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ अ पोस्ट बॉक्स सबमिट एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू दी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन आपकी पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी को लेना चाहता है तो एप्लीकेशन जो है इस चीज़ के लिए किसे देनी पड़ेगी, पोस्ट मास्टर कंसर्न, संबंधित पोस्ट मास्टर को दी जानी चाहिए। और कौन कौन से पोस्ट ऑफिस में आपकी पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी अवेलेबल होगी, इस चीज़ का निर्धारण अगर किसी ने करना है तो वो कौन होगा, आपका सीपीएमजी होगा, ठीक है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है। लेकिन पोस्ट बैग वाली सुविधा कहाँ पे उपलब्ध होती है, जितने भी आपके वितरण डाकघर होते हैं सभी में उपलब्ध होती है, चाहे वहाँ पे आपकी पोस्ट बॉक्स सुविधा हो या ना, उस चीज़ के बारे में कोई इसका लेना देना नहीं है। पोस्ट बॉक्स सुविधा आपकी उन्हीं डाकघर में होंगी जो आपके सीपीएमजी के द्वारा निर्धारित होंगे, और आपकी पोस्ट बैग वाली फैसिलिटी सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध होती है। अगला है आपके पास, द सेंडर ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन एन एक्नोलेजमेंट ऑफ इट्स डिलीवरी साइंड बाय द एड्रेसी और हिज ऑथराइज्ड एजेंट बाय पेइंग फीस। कोई भी व्यक्ति है और वो क्या कर रहा है, आपका कौन सा आर्टिकल भेज रहा है, इंश्योर्ड आर्टिकल, बीमित लेख, कोई भी बीमित लेख का प्रेषक एक एक्नोलेजमेंट को प्राप्त कर सकता है जो कि आपके प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता के द्वारा अधिकृत एजेंट के द्वारा साइन की होनी चाहिए। वो उसके लिए कितनी फीस देनी पड़ेगी, उसको कोई भी चार्ज नहीं देना है। अब कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेज रहा है, उसके साथ एक्नोलेजमेंट वो भेजना चाहता है तो सेंडर को कोई भी उसके लिए अलग से चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। बाकी के लिए आपको पता है, जैसे आपने उसमें रजिस्टर्ड लेटर भेज रहे हैं, एक्नोलेजमेंट फीस अलग से देनी पड़ती है, लेकिन इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई फीस आपको नहीं देनी है। A postcard of private manufacture of more than prescribed size and thickness was found in डिलीवरी पोस्ट ऑफिस। वितरण के डाक घर में अगर आपका कोई भी प्राइवेट मैन्युफैक्चर का निजी निर्मित पोस्ट कार्ड मिल जाता है जो निर्धारित साइज़ और थिकनेस, यानी कि उसकी जो मोटाई होती है एक निर्धारित होती है कि इससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो उनको इन्फ्रिंग करता है, इन्फ्रिंग मतलब कि वो उनको कंडीशंस को तोड़ता है, उन कंडीशंस के अंडर नहीं है, ऐसी स्थिति में उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसको पत्र की तरह मानना चाहेगा, उसी के हिसाब से चार्जेस लिए जाएंगे। और यहाँ पे बताया गया है नीचे, एंड व्हेन पोस्ट कार्ड ट्रीटेड एज लेटर, और जब भी आपके ऐसे पोस्ट कार्ड को जो प्राइवेट मैन्युफैक्चर के हैं, निजी निर्मित के हैं, उनको लेटर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, देन अमाउंट रिकवर्ड, इसके ऊपर जो चार्जेस लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, डिफरेंस बिटवीन मिनिमम पोस्टेज पेएबल ऑन लेटर, किसी भी पत्र के ऊपर न्यूनतम लिए जाने वाले चार्जेस माइनस क्या करेंगे, पोस्टेज ऑलरेडी पेड ऑन पोस्ट कार्ड के लिए पहले जो भुगतान किया जा चुका हो उसको माइनस कर देंगे। मान लीजिए लेटर के ऊपर मिनिमम जो चार्जेस लगने हैं वो 10 रुपये हैं और आपने पोस्ट कार्ड के लिए मान लीजिए पहले 5 रुपये दिए हैं, तो आपसे ये डिफरेंस लिया जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा दोगुने वगैरह जो पहले हमने किया लेटर के बारे में वैसा नहीं है, इसमें सिर्फ जो डिफरेंस रहेगा आपका मिनिमम किसी भी लेटर के ऊपर जो डाक शुल्क लगता है माइनस किया जाएगा, जो पोस्ट कार्ड के लिए आपने ऑलरेडी दे दिए हैं वो डिफरेंस आपसे लिया जाएगा। चलिए आगे आपके पास माई स्टैम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। माई स्टैम्प
माई स्टैम्प को पहली बार कब आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, पेश कब किया गया था? ड्यूरिंग वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन इंडीपैक्स 2011, इंडीपैक्स 2011 के दौरान। और कौन सा था ये? वर्ल्ड फ्लैटलिक एग्जीबिशन, ठीक है, इसके दौरान इसको पेश किया गया था। एज पर इंडियन पोस्ट ऑफ वेबसाइट द मिनिमम क्वांटिटी फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग पासबुक अंडर मीडिया पोस्ट। अब मीडिया पोस्ट क्या चीज़ होती है? मीडिया पोस्ट में जो आपके सरकारी संगठन वगैरह होते हैं उनको एडवर्टाइजमेंट करने का एक ये साधन है कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कोई करना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? पोस्टल आपके भवन हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद पासबुक हो सकती हैं, मनी ऑर्डर फॉर्म हो सकती हैं, पोस्टल स्टेशनरी जो होती है वो हो सकती है। अब उसमें क्या होता है? उसके लिए क्वांटिटी होनी चाहिए, वो निर्धारित होती है कि मिनिमम अगर आप ये वाली करना चाहते हैं मिनिमम इतनी क्वांटिटी रहेगी। उसमें भी दो ऑप्शंस आती हैं, आप बिना उसके प्रिंटेड करना चाहते हैं, ठीक है, एक तो होती है आपकी कलर्ड प्रिंटिंग, दूसरी होती है नॉर्मल वाली ब्लैक एंड वाइट वाली। तो कौन सी करनी है उसके हिसाब से चार्जेस लिए जाते हैं। तो अगर आपने सेविंग पासबुक के ऊपर करनी है, सेविंग पासबुक यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में पासबुक आती है, अब उसके पीछे ही देख लेना कई बार दिया होता है एडवर्टाइजमेंट, किसी न किसी सरकारी संस्थान की दी होती है या किसी और की होगी, उसमें देख लेना आपने। तो उसमें आपकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 0.5 मिलियन यानी कि 5 लाख होनी चाहिए मिनिमम। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी आपके अगर मनी ऑर्डर फॉर्म है या कोई और स्टेशनरी है, कितने कितने रहेंगे वो एक बार साइट से चेक कर लेना, पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए आगे हमारे पास एडिशनल फी फॉर अप टू ₹5,000 ऑन डिलीवरी ऑफ COD आर्टिकल इज कैश ऑन डिलीवरी वाले लेख। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको गोला किया गया है। पहले क्या था? 2% ऑफ अमाउंट रिकवर्ड और ₹50 विच एवरेज मोर। तो ये पहले होता था कि पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात तो नहीं है, अभी की बात है, ये चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि पहले जो अमाउंट लिया जाता था वो लिया जाता था अगर आपका 5,000 रुपये तक है तो इसमें क्या होगा, आपका जो भी अमाउंट रिकवर किया जा रहा है उसका 2% या फिर 50 रुपये, दोनों में से जो भी ज़्यादा होता था वो लिया जाता था। 5,000 से अधिक है क्योंकि आपका जो कौन सा COD आर्टिकल है 50,000 रुपये तक भेजा जा सकता है। तो अगर 5,000 रुपये से अधिक होता तो ₹100 प्लस 5,000 रुपये से जितना भी अमाउंट बढ़ गया है उसका 1% लिया जाता था। लेकिन अब क्या चेंज आई है इसमें, न्यू जो है ये क्या हुआ है, अप टू 6,500 ₹500 रुपये तक अगर बात करें 1.6%, यहाँ पे 1.6% ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, जो भी राशि रिकवर की जा रही है उसका 1.6% निकालने के लिए भी आ सकता है। निकालना सीख लेना, बहुत ही आसान है। अभी ये परसेंटेज वाला क्योंकि PA का कोई एग्जाम देने जा रहा है MTS या पोस्टमैन का, तो परसेंटेज तो उसको पढ़नी पड़ेगी, वो तो आसान है। तो इसमें देखिए आपको अगर 6,500 तक है तो जो भी अमाउंट रिकवर किया जा रहा है, चाहे 5,000 है, 6,000 है, 1,000, 2,000, उसका 1.6% लिया जाएगा। और अगर आपका 6500 रुपये से अधिक है तो ₹100 प्लस 1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6,500। ये इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स। अगला है आपके पास कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू मनी ऑर्डर्स। VP आर्टिकल्स शुड बी रेफर्ड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ मनी ऑर्डर और बुकिंग ऑफ VP आर्टिकल। कोई भी आपका मनी ऑर्डर है या VP आर्टिकल है उसके संबंधित अगर कोई भी शिकायत है, कितने समय के भीतर आपको करनी है? 12 महीने के भीतर। अब ये 12 महीने कब से गिने जाएंगे? हर एक क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है कितने समय के भीतर आपको शिकायत करनी है, इंक्वायरी कितने समय के भीतर करनी है, उसमें दिया होता है डेट ऑफ पोस्टिंग से, डेट ऑफ इशू से, या महीने के लास्ट दिन से इतने समय के भीतर करनी है, ये सारी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 12 महीने के भीतर करनी है। लेकिन ये जो 12 महीने हैं कब से गिने जाएंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर इशू करने की तारीख से, या फिर मनी VP आर्टिकल को बुक करने की तारीख से। यानी कि जिस तारीख को आपने मनी ऑर्डर को इशू करवाया या VP आर्टिकल को बुक करवाया है उस तारीख से 12 महीने के भीतर आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है हमारे पास, नो रिडायरेक्शन फी रिकवर्ड फ्रॉम सेंडर वेयर ए पार्सल हैज़ बीन रिटर्न्ड एज अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड फ्रॉम फॉर डिलीवरी टू हिम। कोई भी आपका प्रेषक है, अब प्रेषक से कोई भी आपके चार्जेस नहीं लिए जाएंगे अगर एड्रेसी ने उसको लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया है, या फिर वो लावारिस पार्सल की तरह वापस आया तो सेंडर से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं रीडायरेक्शन के लिए। आगे है आपके पास, पेज नेम ऑन मनी ऑर्डर विच हैज़ नॉट बीन पेड कैन बी अल्टर्ड। प्राप्तकर्ता का नाम अगर मनी ऑर्डर के ऊपर बदलना है, कोई भी मनी ऑर्डर भेजा है आपके प्रेषक ने, सेंडर ने भेजा, सेंडर नहीं क्या होता है आपका मनी ऑर्डर में, एक होता है आपका पेई, दूसरा होता है रिमीटर। जो रिमीटर होता है वो क्या होता है, प्रेषक होता है, और जो पेई होता है वो क्या होता है, मनी ऑर्डर का प्राप्तकर्ता होता है। अब क्या किया है यहाँ पे, जो रिमीटर है उसने मनी ऑर्डर भेज दिया,
अब रास्ते में उसको ख्याल आया कि मुझे इसको नहीं दूसरे को पैसे देने चाहिए। वो क्या करना चाहता है, पेई जो है प्राप्त करता जो है मनी ऑर्डर का, उसका नाम चेंज करना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल ये पॉसिबल है, लेकिन कंडीशन क्या है, वो वितरित नहीं होना चाहिए, उसका भुगतान ना किया गया हो विद एडिशनल चार्जेस। इसके लिए उसको सेकंड चार्जेस देने पड़ेंगे, शुल्क उसको दोबारा से देना पड़ेगा। सेकंड कमीशन ऑन रिटर्न एप्लीकेशन ऑफ रिमीटर, इसके लिए पहले तो उसको एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी पड़ेगी रिमीटर को, ठीक है, जो प्रेषक है उसको, और इसके लिए एडिशनल चार्जेस लगते हैं, अतिरिक्त शुल्क लगता है इक्वल टू फर्स्ट कमीशन, जो कि पहले कमीशन के बराबर होगा। पार्सल की रिडायरेक्शन फीस कितनी है? हाफ दी प्रीपेड रेट, आपने जो पहले भुगतान किया उसका आधा। लेकिन मनी ऑर्डर के ऊपर आपने जो एड्रेसी है उसका नाम ही चेंज कर देना है, तब ऐसी स्थिति में सेकंड कमीशन आपको देना पड़ेगा, इसके लिए जो पहले कमीशन के बराबर होगा। आगे रिमीटर सेंडर ऑफ मनी ऑर्डर, ये तो मैंने बता दिया। रिमीटर जो होता है वो क्या होता है? मनी ऑर्डर का प्रेषक होता है। पेई कौन होता है? मनी ऑर्डर का एड्रेस ही होता है, प्राप्तकर्ता होता है। चार्ज एड्रेस, चेंज एड्रेस इन मनी ऑर्डर ऑफ द पेई, प्लेस ऑफ पेमेंट नो एडिशनल चार्ज। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आपने पेई का एड्रेस चेंज करना है, उसका जो पता है वो चेंज करना है, या फिर भुगतान की जो जगह है उसको चेंज करना है, तब कोई भी आपको एडिशनल चार्ज नहीं देना। एडिशनल चार्ज तभी लगेगा जब आपको पेई का नाम चेंज करना है, जो उसमें व्यक्ति आपने दिया हुआ है, पेई जो दिया हो उसको चेंज करना है, तभी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। आगे आपके पास पोस्ट बॉक्स। पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पोस्ट ऑफिस वेदर पोस्ट बॉक्स सिस्टम इज अवेलेबल और नोट। तो ये थोड़ा गलत यहाँ पे लिखा हो गया है, इसमें क्या आएगा, यहाँ पे पोस्ट बॉक्स का नहीं है, पोस्ट बैग का आएगा, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट बैग का आएगा। पोस्ट बैग जो फैसिलिटी है वो उन डाकघरों में, जितने भी आपके वितरण डाकघर होंगे, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होंगे, चाहे वहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम है या नहीं है, उस चीज़ के लिए कोई मतलब नहीं है। आपकी पोस्ट बैग वाली फैसिलिटी वहाँ पे उपलब्ध रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ, ये यहाँ को आएगा और ये वाला इसके नीचे आएगा, ठीक है। पोस्ट बॉक्स अवेलेबल ऑन रेंट एट सर्टेन पोस्ट ऑफिस एट मे बी प्रेस डिटरमाइंड इन दिस बिहाफ बाई हेड ऑफ सर्कल। दोनों डाकघरों में ये उपलब्ध होंगे जो हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे, डिटरमाइन किए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एरो करके लगा लेना, इनको सही कर लेना। चलिए आगे हमारे पास अथॉरिटी टू हुम कंप्लेंट्स शुड बी एड्रेस्ड। तो किसी भी कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी शिकायत है, वो किसे संबोधित करनी चाहिए? लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी कि उन डाकघरों के जिसमें भी आप रह रहे हैं वहाँ के पोस्ट ऑफिस का जो भी सुपरिटेंडेंट होगा उस डिवीज़न का, उसको आपने संबोधित करनी है। एक्सेप्ट इन केस फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस, अगर प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर की बात करें तो आप जिसके लिए जो कंप्लेंट है वो पोस्ट मास्टर इंचार्ज को भी संबोधित कर सकते हैं। आगे आपके पास पोस्टल आर्टिकल्स रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन ओपनड और रीपोस्टेड एट एनी प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ डिलीवरी। कोई भी आर्टिकल था उसको पोस्ट किया गया, पोस्ट करने के बाद उसका वितरण कर दिया गया, वितरण करने के बाद उसको खोल दिया गया, ओपन कर दिया गया। अब उसको ओपन करने के बाद दोबारा से अगर रीपोस्ट करना चाहता है कोई, यानी कि दोबारा से उसको पोस्ट करना चाहता है, तो ये ऐसी स्थिति में ट्रीटेड एज पोस्टल आर्टिकल पोस्टेड फॉर दी फर्स्ट टाइम, तो उसको उस आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाएगा जिसे प्रथम बार पोस्ट किया जा रहा है, और उसी के हिसाब से चार्जेस विद पोस्टेज अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। यानी कि वितरण के बाद कोई भी खोला हुआ लेख दोबारा से रीपोस्ट करने पर उसको फ्रेश आर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता है और उसी के हिसाब से उसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। और यहाँ पे एक और जब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हम करते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स के लिए पंजीकरण अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, तभी ये आता है। कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल आपका रीपोस्ट आपने करना है खोलने के बाद, तब ऐसी स्थिति में उसको पंजीकृत करवाना पड़ेगा आपको। मेल्स फॉर नेवी पर्सनल ऑन बोर्ड INS शिप्स शुड बी एड्रेस। तो पहले हमने क्या था, जो आपके आर्मी और एयरफोर्स में काम कर रहे कर्मचारी हैं उनके लिए केयर ऑफ 56 AP और 99 APO को भेजा जाना चाहिए। लेकिन अगर INS शिप्स पर काम कर रहे हैं, आपके नौसेना के कर्मचारी हैं, केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे को भेजे जाने चाहिए उनके जो भी लेटर्स होंगे। लेट फीस फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पंजीकृत समाचार पत्र के आपको अगर इसमें क्या करना है, रीन्यू करना है, जो लाइसेंस वगैरह होता है, तो लेट फीस कितनी लगती है? 5 रुपये लगती है। बुक पैकेट इन एक्सेस ऑफ आइदर द प्रेस्क्राइब्ड साइज और द प्रेस्क्राइब्ड वेट इट शुड बी। कोई भी बुक पैकेट है जो अपनी वेट लिमिट से ज़्यादा है, यानी कि उसके लिए जो निर्धारित वजन है उससे ज़्यादा है, या फिर वो उसके निर्धारित साइज से ज़्यादा है, इट शुड बी रिटर्न टू सेंडर, इसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। और कोई भी आपने चार्जेस दिए हैं, कोई भी डाक शुल्क आपने दिया है, तो उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आप अगर चालाक बन रहे हैं, आपने क्या किया, बुक पैकेट के लिए जो निर्धारित साइज़ है, जो निर्धारित वेट लिमिट है, वो उससे ज़्यादा आप भेज रहे हैं, तो उसको वापस आपको ही दे दिया जाएगा, लेकिन चार्जेस आपने जो दिए हैं वो नहीं मिलेंगे।
अगला है आपके पास इंडियन पोस्ट ऑफिस इज एक्सेम्प्टेड बाई लॉ फ्रॉम। भारतीय डाकघर को कानूनी रूप से किस चीज़ में छूट है? ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ लॉस, मिस डिलीवरी और डिले ऑफ और डैमेज टू एनी पोस्टल आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। डाक के प्रसारण के दौरान किसी भी आर्टिकल के गुम होने के लिए, गलत उसकी डिलीवरी होने पर, ठीक है, या फिर डैमेज होने पर, नुकसान होने पर पोस्ट ऑफिस को कानूनी रूप से छूट है। ठीक है, डाकघर को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अगर रास्ते में जाता हुआ आपका आर्टिकल गुम हो जाता है, गलत उसका वितरण हो जाता है, डिले हो जाती है, देरी हो जाती है, नुकसान कोई हो जाता है, पोस्ट ऑफिस को इन सभी चीज़ों के लिए कानूनी रूप से छूट मिली हुई है। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इशूड बाय डिविजनल हेड फॉर अ पीरियड ऑफ। फ्रैंकिंग मशीन का जो लाइसेंस होता है कितनी समय अवधि के लिए उसको जारी किया जाता है? 5 वर्षों के लिए किया जाता है। चलिए आगे आपके पास फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश और फर्म और बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट नोट लेस देन। अगर कोई भी प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली सुविधा का, इस फैसिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं, तो कोई भी फर्म है, चाहे बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके लिए आर्टिकल जो पोस्ट करने हैं वो मिनिमम कितने होने चाहिए? 500 आर्टिकल्स एट ए टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ लेटर्स, क्लोज्ड कवर्स, इनलाइन लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्सल। ये भी ध्यान रखना, आपकी जो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश की वाली फैसिलिटी है, इसमें कौन कौन से आर्टिकल को पोस्ट किया जाता है? इसमें आपके कौन से आ जाते हैं? लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, अनरजिस्टर्ड पार्सल भी आ जाते हैं और लेटर भी आ जाते हैं। इन सभी के लिए मिल जाती है, लेकिन मिनिमम आर्टिकल्स कितने होने चाहिए पोस्ट करने के लिए? 500 होने चाहिए। चलिए आगे आपके पास पब्लिक बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस आर फिक्स्ड कंसीडरिंग। अब कोई भी जो पब्लिक बिजनेस आवर्स होते हैं, काम के जो व्यावसायिक घंटे होते हैं, उनको किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सबसे पहले लोकल कन्वीनियंस, ठीक है, जो भी वहाँ के कन्वीनियंस के हिसाब से, जो भी लोगों के देखा जाएगा कि समय ज़्यादा आवाजाही है उसके हिसाब से। दूसरी क्या चीज़ होती है? अराइवल एंड डिपार्चर टाइमिंग ऑफ द मेल्स। इन तीनों चीज़ों को, लोकल कन्वीनियंस, डाक के आगमन और प्रस्थान के समय के हिसाब से किसी भी डाकघर के पब्लिक बिजनेस आवर्स को कंसिडर किया जाता है, फिक्स किया जाता है। एन आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्टेड बाई। किसी भी लेख को अगर पुनः निर्देशित कोई कर सकता है तो वो कौन है? वो सिर्फ आपका ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है, दोनों ही सेम चीज़ है। ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन गंतव्य का कार्यालय या फिर वितरण डाकघर के द्वारा किया जा सकता है। द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ WPP, तो ये क्या आती है? विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। हमने थोड़ी देर पहले किया था, यानी कि बिना डाक शुल्क के आप भेज रहे हैं किसी भी आर्टिकल के लिए, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपको एक बिल दे दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। तो यहाँ पे दी पेमेंट ऑफ बिल ऑफ WPP सर्विस शुड बी मेड बाई लाइसेंसी एट पोस्ट ऑफिस इंडिकेटेड इन बिल विद इन हाउ मैनी डेज। तो 7 दिन के भीतर उसको ये जमा करना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आपके पास इफ रिक्वेस्ट ऑफ अ सेंडर फॉर रिकॉलिंग ऑफ एन आर्टिकल कुड नॉट बी मेट, रिकॉल फीस चार्ज मे बी। रिकॉल मतलब आपने आर्टिकल को भेज दिया, आप उसको वापस बुलाना चाहते हैं, 6 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, रिकॉल आप एक आर्टिकल को करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? मान लीजिए आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पूरी ना की जा सकी, आपका आर्टिकल जो है उसको रिकॉल नहीं किया जा सका, वापस नहीं बुलाया जा सका। ऐसी स्थिति में आपने जो ये 6 रुपये दिए हैं, रिकॉल जो फीस दिया है, वो आपको वापस नहीं होगी, रिफंड नहीं आपको मिलेगी। अगला है आपके पास बीच ऑब्जेक्ट्स बिल वी admitted for transmission by post in the rate of postage for pattern and sample packets if they are not sent for commercial purpose and packed in manner prescribed। हमें बताना है कौन कौन से आर्टिकल्स लेख भेजने के पर आपको पैटर्न और सैम्पल पैकेट वाली जो चार्जेस हैं वो लगेंगे, लेकिन इसमें क्या है, ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं होने चाहिए। और इसमें दूसरी क्या चीज़ है, इनको जो निर्धारित तरीका है उसी के हिसाब से अगर पैक किया हो तो इसमें क्या क्या भेज सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, कोई भी संरक्षित जानवर है या फिर पौधे हैं उनको भेज सकते हैं। जियोलॉजिकल स्पेसिमेंस, ठीक है, भूवैज्ञानिक नमूने भेज सकते हैं। तो इनको कैसे माना जाता है? पैटर्न और सैंपल पैकेट के जरिए आप भेज सकते हैं, लेकिन ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं होने चाहिए। दूसरा जो इनके लिए निर्धारित जो आपका तरीका है उसी के हिसाब से पैक किया होना चाहिए। अगला है आपके पास बट इज दी पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस if article reposted after having been opened or reposted at any place other than the place of at which it was delivered। तो किसी ऐसी जगह पर, ठीक है, आप रीपोस्ट कर रहे हैं किसी आर्टिकल, हमने थोड़ी देर पहले ही किया कि रीपोस्ट आप कर रहे हैं लेकिन उस डाकघर से कर रहे हैं जो इसका वितरण डाकघर नहीं है, या फिर इसको खोलने के बाद रीपोस्ट कर रहे हैं, इसको पहले आर्टिकल की तरह, उस आर्टिकल की तरह माना जाएगा जिसको पहली बार आपने पोस्ट किया हो, और उसी के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। हमने थोड़ी देर पहले ही किया। पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज कन्फाइंड टू रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विच पोस्ट मोर देन। तो यहाँ
पे अगर कोई रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भेजना चाहता है, लेकिन कैसे, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, ये वाली सुविधा का लाभ उठा के भेजना चाहता है, तो मिनिमम कितनी कॉपीज़ होनी चाहिए आपकी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की? 500 कॉपीज़ एट ए टाइम, एक बार में 500 कॉपीज़ होनी चाहिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की भेजने के लिए। चार्जेस फॉर विंडो डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल, किसी भी लेख की विंडो डिलीवरी के लिए कितने चार्जेस लिए जाते हैं? कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर आप मेरा काम कर रहे हैं तो क्या मैं आपसे पैसे लूँगा? उल्टा मैं आपको दूंगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस चलिए देगा नहीं पैसे तो लेगा भी नहीं, ठीक है। विंडो डिलीवरी मतलब आपका आर्टिकल आया और आप स्वयं पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको प्राप्त कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस इस चीज़ के लिए नहीं लिए जाएंगे। हु विल सप्लाई लोक एंड डुप्लीकेट की फॉर दी पोस्ट बैग, पोस्ट बैग के लिए डुप्लीकेट की। अब डुप्लीकेट क्यों की चाहिए? क्योंकि आपने पोस्ट बैग को डाकघर में छोड़ जाना है, आपके जो भी आर्टिकल्स होंगे वो डाकघर वाले क्या करते हैं, उस बैग में डालते हैं, उसको लॉक करके रख देते हैं, आप वधारते हैं, आपको वो दे देते हैं। अब एक चाबी जो आपके पास रहेगी दूसरी पोस्ट ऑफिस के पास रहेगी, पोस्ट ऑफिस जब आपको देगा तो वो लॉक लगा के देगा, और दूसरी चाबी आपके पास होगी तो आप उसको खोल सकते हैं। तो ये जो डुप्लीकेट की होगी और लॉक होगा, ताला जो होगा पोस्ट बैग के लिए, वो रेंटर के द्वारा सप्लाई किया जाता है, वो रेंटर देगा, जो भी किराएदार रहेगा उसके द्वारा दिया जाएगा। वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे, आपके पास जनरल मैक्सिमम बेट फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्टेज, क्योंकि आप पीए का एग्जाम देने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पता है आपको दूसरा भी करना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 फॉरेन पोस्ट भी आपको करनी है, उसमें भी आता है एमएस एक्सप्रेस मेल सर्विस, उसमें आपका मैक्सिमम बेट लिमिट कितनी है? 35 kg होंगे। इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट है, ध्यान रखना इनलैंड और आपकी इंटरनेशनल में सेम बेट लिमिट है। एक तो आपके जो भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है, दूसरा आपके स्पीड पोस्ट वाले है, तीसरा आपका लेटर वाला है, इनके लिए आपकी जो बेट लिमिट है इनलैंड और इंटरनेशनल दोनों में सेम है। आगे आपके पास बेट रिस्ट्रिक्शन फॉर एम बैग इज अप टू, एम बैग के लिए जो बेट लिमिट है वो कितनी है? 30 kg है, मैक्सिमम आप इस तक भेज सकते हैं। बट इस होम डिलीवरी फीस फॉर ईच पार्सल बेइंग मोर देन 5 kg, 5 किलोग्राम से अधिक होने पर किसी भी पार्सल के लिए होम डिलीवरी फीस जो है वो कितना लिया जाता है? 5 रुपये लिया जाता है। बट इज़ द रेट ऑफ पोस्ट बॉक्स फॉर अ सिंगल क्वार्टर, ये क्वार्टर वो नहीं है जो आप सोच के खुश हो रहे हैं, ये क्वार्टर दूसरा है तिमाही, जिसे कहते हैं 3 महीने। अगर 3 महीने के लिए कोई पोस्ट बॉक्स सुविधा का लाभ लेना चाहता है 50 रुपये इस चीज़ के लिए किराया रहेगा, और अगर पूरे वर्ष के लिए लेना है 150 रुपीज़ रहेगी। आपने पोस्ट बॉक्स पोस्ट बैग दोनों लेने हैं एक वर्ष के लिए तब कितनी रहेगी? 250 रुपये रहेगी। तिमाही के लिए दोनों लेने हैं तब 80 रुपये आपको देने पड़ेंगे। हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ आईपीओ इस, आईपीओ जो इंडियन पोस्ट लोडर होते हैं, हाईएस्ट डिनोमिनेशन उच्चतम मूल्य वर्ग का कौन सा है? 100 रुपीज़ वाला आईपीओ होता है। चलिए आगे, आपके पास मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट, तो किस लिमिट तक आप स्पीड पोस्ट लेख जो भी कंसाइनमेंट होगी उसकी इंश्योरेंस कर सकते हैं, बीमा कर सकते हैं? 1 लाख रुपए तक करके भेजा जा सकता है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर्स एट इंटरवल्स ऑफ नोट मोर देन, अब ये जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है आपको बड़ी संख्या में प्रकाशित करना है, लेकिन कितनी अवधि के भीतर? 31 डेज़ के भीतर आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31 डेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, पोस्टमैन, एमटीएस और पीए में। चलिए अगला आपके पास फी फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स विल बी कलेक्टेड इन दी फॉर्म ऑफ, अब ये जो फीस फॉर रिकॉल मैंने बोला, अभी रिकॉल जो फीस आपने दे दी पोस्ट ऑफिस को वो वापस आपको नहीं दी जाएगी, आप चाहे लाख मांगते रहें वो रिफंड नहीं आपको की जाएगी। लेकिन ये ली किस फॉर्म में जाती है? पोस्टेज स्टैंप्स के रूप में ली जाती है। अब यहाँ पे अगर पोस्टेज स्टैंप्स किसी से ली गई हैं तो उसको क्या पोस्टेज स्टैंप वापस की जाएंगी, ठीक है, वो क्या करेगा? उनका पोस्ट ऑफिस वो रिफंड नहीं करता है। तो ध्यान रखना, रिकॉल फीस किसी भी लेख को वापस बुलाने का जो शुल्क होता है पोस्टेज स्टैंप्स के रूप में लिया जाता है। उसके बाद है आपके पास पोस्ट रेस्टेंट इज फॉर द यूज ऑफ फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल, तो एक वीडियो हम कर चुके हैं ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के बारे में, उसमें भी हमने 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे, उनमें हमारे पास पोस्ट रेस्टोरेंट वाला आया था, लेकिन ये नहीं आया था उसमें कि पोस्ट रेस्टोरेंट जो है किन के यूज़ के लिए होता था। मैंने बताया ज़रूर था लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं था। फॉर दी कन्वीनियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड ट्रैवलर्स, जो यात्री होते हैं, ट्रैवलर्स होते हैं, स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं? अजनबी होते हैं, उनकी सुविधा के लिए पोस्ट रेस्टोरेंट फैसिलिटी होती है, और वो 3 महीने के बाद इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। कोई भी आर्टिकल अगर एज अ पोस्ट रेस्टोरेंट आर्टिकल भेजा गया है 1 महीने तक उसको ऑफिस ऑफ डिलीवरी में वितरण कार्यालय में रोक के रखा जा सकता है, लेकिन वो वीपी नहीं होना चाहिए। बीपी है तो 7 दिन तक ही रोक के रखा जाएगा। इससे संबंधित यही 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं और तीनों चारों क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं।
चलिए आगे आपके पास, बट इज द फीस फॉर रीडायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड लेटर, पंजीकृत पत्र के लिए ध्यान रखना इंग्लैंड में जब भी बात आए आपके सिर्फ पार्सल के लिए रीडायरेक्शन फीस ली जाती है, बाकी रजिस्टर्ड लेटर पैकेट जो भी रहेंगे उनके लिए आपसे रीडायरेक्शन फीस नहीं ली जाएगी, ये फ्री रहेगा। आगे आपके पास पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 डील्स विद, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 किससे संबंधित है, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक से संबंधित तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी नियम विनियम है उनसे संबंधित है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। आगे आपके पास इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन मस्ट बी ऑफ बिच कलर, फ्रैंकिंग मशीन की जो शार्प होती है वो किस रंग की होनी चाहिए, चमकीले लाल रंग की होनी चाहिए, ब्राइट रेड कलर की होनी चाहिए। आगे आपके पास दी परचेजर ऑफ एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर प्रेजेंटिंग ऑर्डर विद काउंटर फॉइल एट पोस्ट ऑफिस ऑफ परचेज विल बी एंटेल फॉर रीपेमेंट ऑफ, कोई भी परचेजर, कोई भी आपका खरीदार जो इंडियन पोस्टल ऑर्डर के साथ काउंटर फॉइल डाकघर में प्रस्तुत कर रहा है उसको कौन सी चीज़ जो है वापस की जाएगी, यानी कि किस चीज़ का भुगतान किया जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द ऑर्डर विदाउट कमीशन, उसको जो भी आईपीओ है उसकी ओरिजिनल वैल्यू दी जाएगी। 100 रुपीज़ का आईपीओ था तो 100 रुपीज़ उसको दिए जाएंगे, लेकिन आपको पता है अगर 100 रुपीज़ का आईपीओ आप ले रहे हैं तो इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, ओरिजिनल जो आपकी वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। चलिए अगले आपके पास विच आर्टिकल्स आर ट्रीटेड एज अनपेड, कौन कौन सी लेखों को अवैतनिक माना जाएगा चाहे आपने उसके लिए चार्जेस क्यों ना दिए हों। सबसे पहले आपको पता है कि चार्जेस देने के लिए आप फ्रैंकिंग मशीन की उचित शार्प का उपयोग भी कर सकते हैं, तो फ्रैंक्ड आर्टिकल्स बेयरिंग प्रीवियस डेट, लेकिन अगर प्रीवियस डेट वाली फ्रैंक की हुई शार्प है तब उसको क्या माना जाएगा, अनपेड माना जाएगा। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स बेयरिंग लेटर डेट्स या फिर उसके बाद वाली डेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, जो आपने इंप्रेशन लगाई है उसमें कौन सी डेट है, बाद वाली लेटर, यानी कि अब एक तो पहले आ गई प्रीवियस वाली, यानी कि अगर 5 तारीख है आपने लगा दी उसमें 3 तारीख वाली, अब 5 तारीख है मान लीजिए आपने लगा दिया 7 वाली, तब उसको अनपेड माना जाएगा। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस, अगर लेटर बॉक्स में आपने पोस्ट करने के लिए फ्रैंक लेखों को डाल दिया तब भी उनको अवैतनिक माना जाएगा, क्योंकि जो भी फ्रैंक लेख होते हैं हमेशा उनको पोस्ट ऑफिस पर प्रस्तुत करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में उनको पोस्ट करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। void money order paid to remitter or payee provided that application is made before, तो ये हमने कर लिया। एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर 12 मंथ्स भी लिखा हो सकता है फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, जब आपने ओरिजिनल में अपना मनी ऑर्डर जिस दिन इशू किया था उससे आपको 12 महीने के भीतर 1 साल के भीतर उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अमाउंट ड्यू इज रिकवर्ड फ्रॉम द एड्रेसी ऑफ बीपी आर्टिकल विल बी रिमिटेड टू सेंडर थ्रू, तो अगर आपकी आईक्यू अच्छी है, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये पहले भी आया मैंने जहाँ पे बताया था कि जब भी आपका वीपीएमओ होता है साथ में, तो इसमें क्या होता है, वीपीएमओ जो होता है अब एड्रेसी से वीपी आर्टिकल के लिए कैश कलेक्ट किया जाता है और सेंडर को रिमिट किया जाता है। कैसे किया जाता है, मनी ऑर्डर, वीपीएमओ मनी ऑर्डर साथ में लगा हुआ तो मनी ऑर्डर के जरिए ही भेजा जाता है। पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व 17 हॉलीडेज, कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने वहीं से इसको लिखा इसलिए है क्योंकि ये है तो चलिए आपके पहले ही लेक्चर में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ को वो लगता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में दिया हुआ तो लगना भी चाहिए कि 16 हॉलीडेज होती हैं, जिसमें जो 11 हैं वो हर एक सर्कल में एक साथ मनाई जाती हैं, बाकी आपकी जो 6 हैं वो वेरी करती हैं सर्कल टू सर्कल। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे ध्यान रखना, पोस्ट ऑफिस में अब 17 हॉलीडेज़ हैं और जिसमें हर एक सर्कल में कंपलसरी जो मनाई जाती हैं वो 14 है, ठीक है, 14 हॉलीडेज़ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, एड्रेस ऑन फॉरेन आर्टिकल शुड बी रिटन इन, तो चाहे फॉरेन आर्टिकल की बात कर रहे हैं लेकिन क्या है क्योंकि पोस्ट भारत से कर रहे हैं तो इंग्लैंड में आ जाएगा, तो अगर किसी भी फॉरेन आर्टिकल के ऊपर आप पता लिख रहे हैं तो रोमन लेटर्स अरबिक फिगर्स हैं, रोमन लेटर्स हैं, ध्यान रखना, रोमन लेटर्स अरबिक फिगर्स में लिखना है। ये लेटर्स और फिगर में कन्फ्यूज़ करेंगे आपको, रोमन फिगर लिखा होगा, अरबिक लेटर लिखा होगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, रोमन लेटर्स अरबिक फिगर्स, ठीक है, RLAF इस तरह से याद रख लेना, रोमन लेटर है, अरबिक क्या है, फिगर होने चाहिए। चलिए अगला है हमारे पास, ऑन ए पोस्टल आर्टिकल सेंडर्स एड्रेस शुड बी रिटन एट, तो अगर कोई भी आपका आर्टिकल है तो उसके ऊपर जो प्रेषक है उसका नाम पता कहाँ पे लिखा जाएगा, एड्रेस कहाँ पे लिखा जाएगा, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर, ठीक है, लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर यानी कि बाएं हाथ के निचले कोने में लिखना है। ये आपका आर्टिकल हो गया, यहाँ पे डाक टिकट चिपकानी है, यहीं पे अगर फ्रैंकिंग करनी है तो भी यहीं पे करनी है, एड्रेसी का एड्रेस लिखना है तो यहाँ पे लिखना है और अपने प्राप्तकर्ता को लिखना है तो इस जगह पे लिखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हमारे पास, आर्टिकल्स एंटाइटल्ड टू कंसेशनल रेट्स ऑफ पोस्टेज, द क्लास ऑफ आर्टिकल शुड बी क्लियरली नोटेड ऑन,
कोई भी आपका ऐसा लेख जिसमें आपको चार्जेस में छूट मिल रही है, कैसे ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट है। उसके बाद आपके और कौन से आते हैं, जो भी आते हैं, ठीक है, मुझे अभी इतना ख्याल नहीं है, लेकिन जो भी आपको जिसमें भी आपको छूट मिली है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है या इस तरह के जो भी लेख होंगे जिसमें आपको चार्जेस में छूट मिलेगी, कंसेशनल रेट्स और पोस्टेज लग रहे हैं, उसके ऊपर कम चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं, तो उस आर्टिकल की कैटेगरी वो किस श्रेणी का आर्टिकल है। टॉप ऑफ एड्रेस साइड ऑफ आर्टिकल, लेख के ऊपर जिस साइड के ऊपर पता लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको लिख देना है। चलिए आगे हमारे पास कंडीशंस फॉर आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ट्रांसपेरेंट एनवल्प्स। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, पारदर्शी, जिनके आर पार देखा जा सकता है। तो अगर आपको पारदर्शी लिफाफे में कोई भी लेख को बंद करना है तो क्या कंडीशंस रहेंगी। ट्रांसपेरेंट पैनल मस्ट बी पैरेलल टू द ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ द एनवल्प, लिफाफे की सबसे बड़ी भुजा के समानांतर होना चाहिए। ये आपका लेख है, ठीक है, यहाँ पे लेख बना रहा हूँ आपके लिए, ये लेख है, ये मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट एनवल्प का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। जो ट्रांसपेरेंट है वो इतनी सी चीज़ होगी, ठीक है, इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखे आप ये वाले लेख तो देख लेना, बैंक वाले जो भी भेजते हैं, LIC वगैरह वाले जो भी भेजते हैं वो इस तरह के लिफाफों का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये वाली चीज़ जो है इसके ऊपर इतनी जगह में लिफाफे का यूज़ होता है, ठीक है, लिफाफा लगा हुआ होता है जिसके अंदर से सिर्फ आपको एड्रेस दिखाई देता है, ठीक है, ये पूरा आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, नहीं तो आपको इसको बीच में डालने का क्या फ़ायदा होगा। चलिए ये हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले ये पैरेलल होना चाहिए, मैंने बताया नहीं आपको पैरेलल कैसे होना चाहिए। तो सबसे बड़ी डायमेंशन कौन सी है किसी भी लेटर की, ये वाली, और इसी भुजा के ये समानांतर होना चाहिए, यानी कि इसके पैरेलल होना चाहिए, ये वाली इसकी लॉन्ग साइड जो है इसके पैरेलल होनी चाहिए। चलिए दूसरा, एड्रेस मस्ट बी क्लियरली रीडेबल थ्रू पैनल, और पैनल के थ्रू जो एड्रेस है वो अच्छी तरह से पढ़ा जाए, ऐसा होना चाहिए नहीं आधा छिपा हुआ है, आधा उसको ढूंढने के लिए फाड़ना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा भी ना हो। पोस्ट ऑफिस रिजर्व्स द राइट टू रिटर्न आर्टिकल कॉन्ट्रावेइंग द कंडीशन। तो अगर आर्टिकल क्या कर रहा है, इन कंडीशंस का उल्लंघन कर रहा है, पोस्ट ऑफिस के पास अधिकार है उसको सेंडर को वापस लौटा देने का। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ अ पार्सल इशूड टू दी पोस्टमैन फॉर डिलीवरी इज नॉट डिलीवर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट इट विल। कोई भी पार्सल है प्रथम बार जब इशू किया जाता है पोस्टमैन को वितरण के लिए, मान लीजिए उसका वितरण नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, नोट बी इशूड अगेन बट ओनली इंटीमेशन विल बी गिवन। तो ऐसी स्थिति में उसको दोबारा से इशू नहीं किया जाएगा, दोबारा से उसको पोस्टमैन को नहीं दिया जाएगा कि वो उसका वितरण करे, पोस्ट ऑफिस में ही उसका वितरण होगा। पहली बार वितरण ना होने की स्थिति में आपका कोई भी पार्सल है, दोबारा से पोस्टमैन को इशू नहीं किया जाएगा वितरित करने के लिए। अगर 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 यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ पार्सल इज़ अप टू 10 kg, अगर सिर्फ आपका ये 10 किलोग्राम तक है और सिवाय आपका VP आर्टिकल या पोस्ट रेस्टोरेंट पार्सल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट रेस्टोरेंट तो वैसे भी आपका एड्रेस ही खुद पोस्ट ऑफिस में आता है। तो VP आर्टिकल और पोस्ट रेस्टोरेंट को छोड़कर कोई भी पार्सल है 10 किलोग्राम से कम वजन है, पहली बार इशू किया जाएगा, वितरित नहीं हो पाया तो दूसरी बार वितरण के लिए इशू नहीं किया जाएगा। लेकिन पार्सल अगर 10 किलोग्राम से ऊपर है, डिलीवरी ओनली एट पोस्ट ऑफिस विंडो, तो एक भी बार उसको पोस्टमैन को इशू नहीं किया जाएगा, उसका वितरण सिर्फ डाकघर विंडो पर ही किया जाएगा। अगला है आपके पास, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करेंसी नोट्स दैट कैन बी सेंड थ्रू इंश्योर्ड आर्टिकल इज। बीमित लेख के जरिए आप करेंसी नोट भेजना चाहते हैं, ऑब्वियसली है करेंसी नोट्स आप भेज रहे हैं तो बीमित ही आपका लेख होना चाहिए, बाकी आप नहीं भेज सकते हैं, प्रोहिबिट माना जाएगा। 20,000 रुपये तक आप भेज सकते हैं करेंसी नोट्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, एक्नोलेजमेंट ब्राउट बैक बाई द पोस्टमैन अनसाइंड ओइंग टू द एड्रेस इज अ रिफ्यूजल टू साइन इट। देन अब क्या हुआ कि कोई मुझे वितरण करने के लिए आर्टिकल लेके आया, एक्नोलेजमेंट साथ में लगी हुई है, मैं क्या करता हूँ रिसिप्ट जो है वो साइन कर देता हूँ। अब एड्रेस आर्टिकल था वो रजिस्टर, रिसिप्ट मैंने साइन कर दी, लेकिन एक्नोलेजमेंट थी जो उसको साइन करने से मैंने मना कर दिया। क्या पोस्टमैन मुझसे वो आर्टिकल छीन लेगा? नहीं, वो क्या करेगा, एक्नोलेजमेंट शुड बी फॉरवर्डेड टू द सेंडर। पोस्टमैन तो क्या करेगा, पोस्टमैन रिसिप्ट और एक्नोलेजमेंट दोनों को पोस्ट ऑफिस में लेके आ जाएगा। वो उसके बाद क्या करेगा, एक्नोलेजमेंट को सेंडर को भेजा जाएगा, लेकिन कैसे, पोस्ट मास्टर साइन करेगा उसके ऊपर और भेजेगा, और साथ में क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा भाई इट इज़ रिटर्न्ड विदाउट सिग्नेचर ऑफ एड्रेस। इस चीज़ का उसमें रिमार्क दिया जाएगा कि प्राप्तकर्ता के सिग्नेचर इस चीज़ के ऊपर, इस एक्नोलेजमेंट के ऊपर क्यों नहीं है। ध्यान रखना, पोस्टमैन अगर जाता है, एक्नोलेजमेंट लगी हुई है रजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ, रिसिप्ट के ऊपर एड्रेस ही ने साइन कर दिए, एक्नोलेजमेंट के ऊपर वो नहीं करता है, एक्नोलेजमेंट को सेंडर को भेजा जाएगा, पोस्ट मास्टर सिग्नेचर उसके ऊपर करेगा, रिमार्क लिखेगा
कि इसको एड्रेसी के सिग्नेचर के बिना क्यों भेजा जा रहा है, तब उसको उसमें जो भी रहेगा वो भेज दिया जाएगा। चलिए अगला है आपके पास विच आर कोल्ड नोट और डेफिनेट एड्रेस, निश्चित पते वाले लेख, क्योंकि निश्चित पता नहीं है किसी आर्टिकल के ऊपर, वितरण नहीं डाकघर के द्वारा किया जाएगा। कौन कौन से आपके एड्रेस जो होंगे जिनको क्या माना जाएगा, डेफिनेट एड्रेस नहीं माना जाएगा, नॉट अ डेफिनेट एड्रेस। आर्टिकल एड्रेस्ड टू अ क्लास ऑफ पर्सन इन कॉन्ट्राडिक्शन टू अ पर्टिकुलर फर्म और फर्म, ठीक है, पर्सन और फर्म, किसी भी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति या फर्म के कॉन्ट्राडिक्शन में, विरोधाभास में भेजा गया कोई भी लेख, उसको नॉट डेफिनेट एड्रेस माना जाएगा, पोस्ट ऑफिस उसका वितरण नहीं करेगा। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू इनिशियल्स, इनिशियल्स क्या होते हैं, सिग्नेचर, आद्याक्षर जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, आद्याक्षर या सिग्नेचर करके लिख दिया हुआ है, छोटा अक्षर करके लिख दिया हुआ है और भेज दिया उसको, या फिगर्स, और टू क्लियरली फिक्टिशियस नेम, कोई भी आपका साफ पता चल रहा है नकली नाम है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, इंडेफिनेट एड्रेस माना जाएगा। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम, किसी भी आर्टिकल को क्रिश्चियन नेम को संबोधित किया लेकिन सरनेम साथ में नहीं लगाया है, तब भी वितरण उसका नहीं किया जाएगा, इनको क्या माना जाएगा, इंडेफिनेट एड्रेस माना जाएगा, नॉट डेफिनेट एड्रेस माना जाएगा, और डाकघर के द्वारा इंडेफिनेट एड्रेस वाले लेखों का वितरण नहीं किया जाता है। द बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक्स, मुद्रित पुस्तकों वाले जो बुक पैकेट होते हैं, नोट कंटेन एंड पब्लिकेशन पब्लिश्ड एट रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर, ठीक है, पब्लिश होने वाले, इसमें पब्लिकेशन नहीं होने चाहिए, प्रकाशन नहीं होने चाहिए। दूसरा है आपके पास बुक इन सच बुक पैकेट शैल नॉट बेयर एनी करैक्टर और इंस्क्रिप्शन रिप्रोड्यूस्ड बाय एनी मीन अदर देन प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग के अलावा कोई भी आपकी क्या किया गया है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपके कोई भी जैसे करैक्टर है या इंस्क्रिप्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए, जिसको प्रिंटिंग के अलावा किसी अन्य तरीके से बनाया गया हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आगे आपके पास ईच बुक इन सच बुक पैकेट शुड कंटेन द नेम ऑफ प्रिंटर एंड पब्लिशर। अब जितनी भी इस तरह के बुक पैकेट में बुक्स होंगी, उनके ऊपर जो पब्लिशर है, प्रिंटर है, उसका नाम होना चाहिए और पब्लिशर का नाम होना चाहिए। शैल वेयर ऑन आउटसाइड इंस्क्रिप्शन प्रिंटेड बुक्स, और इसके बाहर इंस्क्रिप्शन होनी चाहिए। इंस्क्रिप्शन क्या चीज़ होती है, ऊपरी लेख, जैसे ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखते हैं आधिकारिक डाक लेख के लिए, वैसे इसके बाहर क्या होना चाहिए, प्रिंटेड बुक्स लिखा होना चाहिए। आगे आपके पास आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू अदर पर्सन केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर्स आर नोट डिलीवर थ्रू पोस्ट बॉक्स एक्सेप्शन इन दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि अभी कोई पोस्ट बॉक्स किसी ने किराए पर लिया हुआ है, तो जो आर्टिकल्स होंगे उसी रेंटर के होने चाहिए, ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर देके अगर उनको भेजा गया तभी उनको वितरित किया जाएगा। तो बाकी किसी व्यक्ति के उसके आर्टिकल्स को उसके पोस्ट बॉक्स के माध्यम से, रेंटर के पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आर्टिकल कोई भी भेजा गया, मान लीजिए पोस्ट बॉक्स नंबर देके, तो जो रेंटर होगा सिर्फ उसके आर्टिकल्स का ही वितरण किया जाएगा, बाकी किसी का नहीं होगा। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, और किन किन का हो सकता है, आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू लेजिटिमेट पर्सनल ऑफ अ फर्म रेंटिंग ए पोस्ट बॉक्स, ठीक है, कोई भी फर्म है जो आपके किराए पर ले रही है पोस्ट बॉक्स को, तो उसके जो भी वैध कर्मी होंगे उनके आर्टिकल्स को पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू फैमिली मेंबर्स एंड गेस्ट्स ऑफ द रेंटर, या फिर किराएदार के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उसकी फैमिली में जो भी सदस्य हैं या उसके रिश्तेदार हैं, उनके आर्टिकल्स को रेंटर के पोस्ट बॉक्स के जरिए वितरित किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टुवर्ड्स ट्रेनीज और इनमेट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कंट्रोल बाई रिकॉग्नाइज्ड एंड नॉन अथॉरिटी, किसी भी नामित प्राधिकरण या रिकॉग्नाइज आपकी जो भी अथॉरिटी है उसके द्वारा उसके अंडर आने वाले जो भी ट्रेनीज हैं, इनमेट्स हैं, ठीक है, जो भी प्रशिक्षु हैं, जो भी प्रशिक्षण ले रहे हैं किसी चीज़ का, उनको भेजे गए आर्टिकल्स का वितरण भी किया जा सकता है। आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू कैजुअल विक्टर्स एंड कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेइंग विद द रेंटर, रेंटर के साथ रहने वाले आकस्मिक जो भी विजिटर्स होते हैं, आगंतुक होते हैं, उनके लेटर्स भी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, बुक पैकेट कंटेनिंग ओनली ग्रीटिंग कार्ड्स और प्रिंटेड इन्विटेशंस आर गिवन विच ट्रांसमिशन अलोंग विद द फर्स्ट क्लास मेल एंड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रथम श्रेणी की लेख
जो होते हैं प्रथम श्रेणी की जो मेल होती है, और साथ में आपके जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं उनके साथ आपके जो ग्रीटिंग कार्ड होते हैं और प्रिंटेड इनविटेशन क्या होते हैं, इनविटेशन होते हैं आमंत्रण जो पत्र होते हैं जैसे शादी वगैरह के या कोई भी आपका फंक्शन है उसके, तो जो भी प्रिंटेड इनविटेशन होंगे, ग्रीटिंग कार्ड्स होंगे, उनको फर्स्ट क्लास मेल और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के साथ सरफेस ट्रांसमिशन दिया जाता है। अब क्योंकि फर्स्ट क्लास मेल का क्या होता है, ट्रांसमिशन जल्दी से किया जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, इन्हीं के साथ भेजा जाता है। तो चलिए ये थे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के, ठीक है। 100 के करीब हमने क्वेश्चंस कर लिए, 96 किए हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। रेगुलर क्लासेस में जुड़ना है आपको। इसी तरह की और भी PDF फाइल्स आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के संबंधित मिल जाएंगी, आपको IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के संबंधित मिल जाएगी, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के संबंधित और भी PDF फाइल्स मिल जाएंगी। आपको जुड़ के इनका फ़ायदा उठा लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको पता है एक बार चला गया, दूसरे साल में कंपटीशन कितना बढ़ जाता है, उस कंपटीशन में आपको नहीं जाना है, ठीक है। आपको इसी साल एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्रैक करना है, आपको जुड़ जाना है हमारे साथ। बहुत अच्छे से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। सिलेबस में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप गलत करके आ ही नहीं पाएंगे, आप गलत कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपने पढ़ा होगा। तो इस तरह से आपकी कुछ तैयारी रहेगी, तो आपको जुड़ जाना है हमारे साथ। और साथ में हम 40 क्वेश्चन पेपर्स भी करवाए हैं, तो वो भी आपको कर लेने हैं। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स उनका करवाया आपको, वो आप करके जाते हैं। मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF फाइल्स आपको दी गई हैं, वो करवाए गए हैं। तो इस तरह से कुछ तैयारी रहती है, आपको जुड़ के उनका लाभ उठाना चाहिए। तो इसलिए आपको मैसेज कर देना और जुड़ जाना है हमारे साथ। थैंक यू।